Pintu Tunes. यह बात बहुत समय पहले की है। सूरजपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं था वो बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में लालचंद नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे ना लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वह सेठ लालचंद के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। सूरज बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता पिता और उसकी पत्नी थी। और उन्हें तो आने दो किसी दिन घर पे, इतने रैपटे मारूंगी उनके कि भूल जाएंगे आपको डांटना। सेठ होंगे, अपने घर के होंगे, तो मैं तो 2 मिनट में बना दूंगी सेठ पेट। अरे तुम बस खाना लगाओ और मुझे काम पे जाने दो, नहीं तो सेठ मुझे काम से निकाल देंगे। फिर अपने पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, कहाँ ढूंढता फिरूंगा मैं दूसरा काम। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गई। आप तनिक बैठ जाओ, मैं लगा देती हूँ खाना। अरे ये क्या, सूखे चावल, सब्जी नहीं है क्या? ए जी, सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी के लिए पैसे चाहिए, पैसे। और जो कल पैसे आप लेके आए थे उनमें तो ये चावल आ गए, तो फिर मैं सब्जी कहाँ से लेके आती? अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं ये चावल ही नमक गिर के खा लेता हूँ। पता नहीं कब हमारा नसीब बदलेगा और हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है उस लालचंद सेठ के यहाँ से काम छोड़कर कहीं और काम ढूंढ लो। वह सेठ लालचंद एक किस्म का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पे क्या देता है? ठेंगा। मेरा बस चले तो उस सेठ लालचंद के मुंह पे रैप्टा ही रैप्टा बजाऊं। नहीं सरला, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं उन्हीं की वजह से तो खा रहे हैं। ए जी, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। पूरा पूरा दिन काम करवाते हैं वो, और पैसे के नाम पे क्या देते हैं? चवन्नी अठन्नी। एक वही तो है जिनकी वजह से हम रोज पूरी पकवान खा रहे हैं। बात करते हैं। जाइए, आप काम पे जाइए, नहीं तो आपके सेठ लालचंद को एक अद्धी गाली बक दूंगी मैं। सूरज लालचंद सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे सूरज, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, बस 5 मिनट ही देर हुआ है। बस 5 मिनट लेट है? अच्छा तो ठीक है, अब तू शाम को पूरा 1 घंटा लेट जाएगा। तेरे 5 मिनट का हिसाब पूरा 1 घंटा से वसूला जाएगा। अच्छा चल जा, जल्दी से सारे काम निपटा, बहुत सारा काम पड़ा है। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है भाई? भेज दो उसे यहाँ पर। सेठ जी, मुझे वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे। पैसे तो तुझे उधार में दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना। बिना कुछ गिरवी रखे मैं तुझे उधार नहीं दूंगा। हाँ सेठ जी, मैं अपनी बीवी का ये चांदी का कड़ा लाया हूँ, इसे गिरवी रखकर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा और अपना कड़ा छुड़ा लूंगा। हाँ ठीक है, देता हूँ, तनिक रुको। लालचंद चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। आजकल गांव के बहुत सारे लोग ब्याज पर पैसे लेने नहीं आ रहे हैं मुझसे, इसलिए ब्याज वसूली का काम भी बहुत मंदा चल रहा है। अरे हरिया, जरा पता तो कर, ये गांव के लोगों को आखिर हो क्या गया है? सेठ जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में बस उसी की चर्चा हो रही है। आजकल लोग उसी से उधार ले रहे हैं, और सुना है वो बिना कुछ गिरवी रखे लोगों को उधार देता है। अच्छा तो ये बात है,
ये दानी है कौन? इससे तो एक बार मिलना ही पड़ेगा। अगले दिन लालचंद उस नए सेठ रामानंद के घर पर पहुंच जाता है। जब लालचंद रामानंद के घर पर पहुंचता है तो वह देखता है उसका घर तो लालचंद के घर से भी ज़्यादा सुंदर था। लालचंद को मन ही मन उस रामानंद से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई रामानंद, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, वो भी बिना कुछ गिरवी रखे, और ब्याज भी नहीं लेते। जी भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब तुम ही बताओ, इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? बस थोड़ा बहुता इनके काम आ जाऊं, और क्या चाहिए भाई? हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, फिर इन गरीब लोगों को सताकर क्या मिलेगा मुझे? अरे रामानंद, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए ना तो कल ये तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। अरे भाई सेठ लालचंद, ये भोले भाले लोग ये क्या करेंगे भला? मैं तो तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी बिना ब्याज के पैसे दिया करो। अगर तुम इनकी मदद करोगे तो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अरे भाई दयानंद, ये पुण्य तुम ही कमाओ, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूँगा। इतना कहकर लालचंद वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है। रामानंद के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले रामानंद का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ लालचंद घर चला जाता है। वह सारी रात रामानंद के घर के बारे में ही सोच रहा था। अगर रामानंद का घर इतना सुंदर है तो उसके घर में तो बहुत सारे पैसे होंगे। ऐसा सोचकर लालचंद के मन में एक विचार आता है और वह रात के समय चुपके से सूरज के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। इन कपड़ों में तो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा और कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। और अगर गलती से किसी ने मुझे इन कपड़ों में देख भी लिया तो वो मुझे सूरज ही समझेंगे। ऐसा सोचकर लालचंद चुपके से रामानंद के घर पर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। सुबह जब रामानंद की आंख खुलती है तो उसके घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। ना जाने रात को कौन कमबख्त हमारे घर में आयो और सब लूट के ले जाइयो। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। तो वह बताती है, देखिए दयानंद जी, अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है कि आखिर चोरी किसने की है, लेकिन हम और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है उस चोर का पता लगाने की। जिस दिन वो चोर हमारे हाथों आ गया उसे हम आपके पास लाएंगे और आपके पास खड़ा करके उसको फट्टा बजाएंगे। दयानंद जी, आप देखना, फट्टा लगने के बाद जब वो चीखेगा तो आपको कितना मजा आएगा। तभी पुलिस की नज़र रामानंद के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है और वह रामानंद से पूछता है, दयानंद जी, ये क्या है? अरे ये तो सीसीटीवी कैमरा है साहब, वो मेरा बेटा अजय है ना, उसी ने 2 हफ्ते पहले लगाया था। कह रहा था कि शहर में बहुत सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, हम भी अपने घर में कैमरा लगाएंगे। देखिए दयानंद जी, हम इस कैमरे की मदद से उस चोर को पकड़ सकते हैं। आपके बेटे ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। देखिए, आपके घर में चोरी हुई है 1 हफ्ते पहले और आपके घर में कैमरा लगाया गया है 2 हफ्ते पहले। तो इस कैमरे के अंदर वो चोर पक्का रिकॉर्ड हो गया होगा। अब आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस कैमरे में देखती है कि कोई आदमी पीला रंग का कुर्ता और सफ़ेद कलर की धोती पहने घर में घुस रहा है और सारा पैसा और जेवर लेकर चुपके से निकल जाता है। जब उस कपड़े की तलाश होती है तो पता चलता है कि वह कपड़ा एक सूरज नाम के व्यक्ति का है। पुलिस सूरज के घर में पहुंच जाती है और सूरज को पकड़ लेती है। क्यों रे, तूने रामानंद के घर में चोरी की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं साहब जी,
मैं हाथ जोड़ के सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। साहब जी मैंने चोरी नहीं की, अम्मा कसम साहब जी मैंने चोरी नहीं की। तो फिर एक हफ्ते पहले तू दयानंद जी के घर में क्यों घुसा था? आधी रात को सीसीटीवी कैमरे में तेरी पूरी पिक्चर रिकॉर्ड हो चुकी है। कैसे तू उनके घर में घुसा और कैसे तूने उनके सारे पैसे और जेवर चुरा लिए। अब फट्टा बजने से पहले तू जल्दी जल्दी बता दे कि तूने सारे जेवर और पैसे कहाँ रखे हैं। पर साहब जब मेरे पास कोई पैसा जेवर है ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे पता था तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। ले चलो इसे हवालात में। जब कुछ दिन तू हवालात में सड़ेगा तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। पुलिस के फट्टे की ताकत का तुझे अंदाजा नहीं। उसके सामने भला भला आदमी सच बोलता है। पुलिस सूरज को पकड़कर हवालात में बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ सूरज की पत्नी और माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक से क्या हो गया। सूरज की पत्नी सूरज से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर सूरज से बात करती है। जी आप दुखी मत होइए, मुझे पता है आपने चोरी नहीं की, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन एक बार मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। सरला मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। सरला सूरज की बातों को सोचते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। अगर मेरे पति कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की तो उन्होंने चोरी नहीं की होगी। तो फिर ये पुलिस ये क्यों कह रही है कि कमरे में सूरज को ही चोरी करते हुए देखा गया है? मुझे एक बार खुद वो सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। सूरज की पत्नी रामानंद के घर पर जाती है और एक बार फिर से सीसीटीवी कैमरा देखने की मांग करती है। रामानंद भला इंसान था। वह उसकी इस बात की सहमति जताते हुए सीसीटीवी कैमरा दिखा देता है। सीसीटीवी कैमरे में सूरज की पत्नी तुरंत पहचान जाती है कि कपड़े तो सूरज के ही हैं, पर यह इंसान सूरज नहीं है। सरला एक बार और फिर से सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है जिसमें उसने एक सोने की घड़ी पहन रखी थी। साहब जी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये कपड़े मेरे पति सूरज के ही हैं, पर इन कपड़ों में जो इंसान है वो मेरा पति नहीं है। किसी ने उनके कपड़े पहनकर ये चोरी की है। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके भाव चाल सब अच्छे से पहचानती हूँ। किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। साहब जी आप जो ये घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी मेरे पति सूरज की नहीं है। इस गांव में जिस भी व्यक्ति के पास ये सोने की घड़ी है वही असली चोर है। सरला अगर ऐसा है तो तुम्हें साबित करना होगा कि सीसीटीवी कैमरे में जो व्यक्ति है वो तुम्हारा पति सूरज नहीं बल्कि कोई और है। सरला कुछ सोचती है। जहाँ तक सवाल है हमारे गांव के आम लोगों का, तो उनकी इतनी आमदनी नहीं कि वो सोने की घड़ी पहन सके। हमारे गांव में ये सोने की घड़ी या तो जमींदार के पास होगी या फिर हमारे गांव के सेठ जी के पास। और हमारे गांव के जो जमींदार हैं वो काम के सिलसिले में आजकल गांव से बाहर ही रहते हैं। तो गांव में बचे सेठ लालचंद। हाँ वह सेठ लालचंद एक नंबर का लालच इंसान है। जरूर इस चोरी के पीछे उसी का हाथ होगा। साहब जी मैं समझ गई कि ये चोरी किसने की होगी। बस मुझे ये साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है। इतना कहकर सरला लालचंद के घर पहुंच जाती है और वहां पर जब उसकी नज़र लालचंद के हाथ पर पड़ती है तो उसने देखा कि लालचंद ने वही सोने की घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के आदमी ने पहन रखी थी। सरला समझ जाती है कि लालचंद ही वो व्यक्ति है जिसने रामानंद साहब के घर से चोरी की। सरला को देख लालचंद उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा पति तो चोर निकला, अब तुम भी यहाँ चोरी करने आई हो क्या? अगर मैं यहाँ से कुछ बिना बोले चली गई तो इस लालचंद को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ बहाना बनाना होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। सेठ जी वो मुझे काम चाहिए था, क्या कुछ दिन के लिए मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? नहीं, मैं तुझे अपने यहाँ काम नहीं दे सकता।
तेरा पति चोर है, तू भी मेरे घर से कुछ ना कुछ चोरी कर लेगी। मेरे घर से जा, चली जा। बस फिर क्या था, सरला तो यही सुनने का इंतज़ार कर रही थी कि लालचंद अपने आप ही उसे अपने यहाँ से भगा दे। सरला निराश होने का नाटक करके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरला पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ पर वह सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस लालचंद के घर पहुँच जाती है और देखती है कि लालचंद ने वही घड़ी पहन रखी थी जो सीसीटीवी कैमरे के चोर ने पहनी थी। पुलिस भी सब समझ जाती है और लालचंद को पकड़कर ले जाती है। रामानंद भी पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। पुलिस लालचंद को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और सूरज को जेल से रिहा कर देती है। अरे सूरज बेटा, मुझे माफ़ करना, मैं भी धोखा खा गया था। मुझे तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लगा कि तुमने ही चोरी की होगी, पर तुम्हारी पत्नी की तो तारीफ करनी होगी। उसे शुरू से ही तुम पे शक नहीं था। वो तो शुरू से ही कह रही थी कि मेरे पति ने चोरी नहीं की। ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। मुझे मेरे घर की देख रेख और साफ सफाई के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर तुम आना चाहो तो कल से तुम मेरे घर पे काम पे आ सकते हो। और हाँ, पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी सैलरी दूंगा। इस तरह सूरज अब से रामानंद के यहाँ पर काम करने लगता है और रामानंद उसे काफ़ी अच्छी सैलरी देता है, जिससे उसके घर का गुजारा काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाया करता था।